हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस टाइप से आते हैं, ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन हम लोग देख लें। फ्रिक्शन बोलते किसको हैं? तो फ्रिक्शन क्या होता है कि एक्चुअली जब तो कोई सरफेस होता है, किसी वस्तु के दो सरफेस होते हैं, मतलब दो वस्तुओं के जो आपस में सरफेस होते हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे पर मूव होते हैं यानी कि स्लाइड होते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिनको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर है, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सरफेस के बीच में जो भी है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करें या सेम डायरेक्शन में स्लाइड करें, बट उन लोग का जो मोशन है, जो गति है, वो डिफरेंट होता है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूविंग, यानी कि जैसे कि मान लो एक सरफेस है, उस सरफेस पे जैसे कि ये सरफेस, ठीक है, इस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर इस साइड को मूव कर रहा है तो इन दो सरफेस के बीच में जो स्लाइडिंग होगी है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है और ये पावर हो जाता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम पावर लगाते हैं उनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल फ्रॉम विच द टू सरफेस आर मेड, यानी कि जो सरफेस फ्रिक्शन है उसका अमाउंट या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच सरफेस जो है उन किस मटेरियल से बने। ठीक है, द रफर द सरफेस द मोर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस, यानी कि जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि जितना चिकना सरफेस होगा उतना ही कम जो है फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट, यानी कि फ्रिक्शन जो है जब दो चीज़ें आपस में घिसती हैं, चलती हैं या घिसती हैं, तो उनके बीच में हमेशा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि इफ़ यू रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली यू विल गेट वार्मर, यानी कि आप अपने दोनों हथेलियों को जल्दी जल्दी अगर आप रगड़ते हैं, ठीक है, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी हथेलियाँ जो हैं वो क्या हो रही है, गर्म होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी हथेलियाँ गर्म महसूस होने लगती हैं। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब फ्रिक्शन फोर्स के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांस देख लें। फ्रिक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि इस फ्रिक्शन की वजह से ही तरह तरह के जो गति होती हैं वो क्या होते हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। ठीक है, स्लो चल रहा है या स्पीड में चल रहा है कोई चीज़, तो वो किस पर डिपेंड है, फ्रिक्शन के ऊपर। इट हेल्प्स अस वॉक ऑन द ग्राउंड, इस फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग आसानी से ग्राउंड पे हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। जैसे कि बरसात के समय आपने देखा होगा रेनी डे में कि जब सरफेस चिकना होता है तो आप जैसे चलने की कोशिश करते हैं आप गिरने लगते हैं, यानी कि वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे कम पड़ता है। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम क्या है, ग्राउंड पे आसानी से चल लेते हैं। थर्ड, ब्रेक्स इन द कार मेक यूज ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप द कार, यानी कि सपोज कोई भी गाड़ी है, कार की बात नहीं, कोई भी गाड़ी है, अगर हम उसको रोकना चाह रहे हैं तो रोकने उस पर ब्रेक जब हम यूज करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो वो ब्रेक फ्रिक्शन फोर्स पे काम करता है। तो जब फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगता है तो ब्रेक क्या होती है, स्टॉप होती है, यानी कि रुकती है। एस्ट्रॉइड्स आर बर्न्ड इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि एस्ट्रॉइड कुछ भी है, जैसे कि जो चीज़ बाहरी वायुमंडल से अंदर जो पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जब प्रवेश करता है तो जो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, प्रवेश करते समय उस पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम। एक तो एस्ट्रॉइड्स की जो उल्का पिंड है, एस्ट्रॉइड्स जिसको हम उल्का पिंड बोलते हैं, उसका एरिया ज़्यादा होता है और
वो बहुत स्पीड में धरती यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है और वो क्या होता है, उस हीट एनर्जी के द्वारा वो क्या करता है, जल जाता है। ठीक है। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ हीट व्हेन वी रब आवर हैंड्स। ये चीज़ मैंने पहले बताया कि जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो हथेलियों को गर्म करने की में मदद करता है। ठीक है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अननेसेसरी हीट लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो हीट एनर्जी निकलती है, कभी कभी अननेसेसरी हीट एनर्जी निकलती है, जिससे कि क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, यानी कि वेस्टेज होता है, एनर्जी का वेस्टेज होता है, क्योंकि उस हीट एनर्जी का हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एनर्जी लॉस हो जाती है। सेकेंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन acts on the opposite direction of motion, so friction slows down the motion of moving object। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के जो मोशन होता है उनके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिसकी वजह से इस फ्रिक्शन की वजह से जो मोशन होता है, ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करता है, स्लो कर देता है। थर्ड, फॉरेस्ट फायर्स कॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन ट्री ब्रांचेस। अब जो जंगलों में आग लगती है, जंगलों में आग इसलिए लगती है क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं या जो भी झाड़ियाँ होती हैं वो बहुत नज़दीक होती हैं, आपस में टकराती रहती हैं, हवा के द्वारा चलती हैं, तो उनके डालियों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, निकलती है, और उस हीट के निकलने की वजह से जंगलों के जो पेड़ होते हैं उनकी डालियों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से जंगलों में बहुत भयानक रूप से आग लग जाती है। इसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ओके, अ लॉट ऑफ मनी गोज इनटू द प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन एंड द यूजुअल वियर एंड टियर कॉज्ड बाय इट बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। फ्रिक्शन फोर्स को दूर करने के लिए हमको बहुत अननेसेसरी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, यानी कि बहुत से हमको क्या पैसे खर्च करने पड़ते हैं हमको मेंटेनेंस करने में फ्रिक्शन की वजह से, जैसे कि ग्रीस लगाना हो, जैसे हर मशीन में बिना ग्रीस बिना ऑयलिंग के जो है वो मशीन अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा क्या करता है, मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसमें एक नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। वो नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है हम लोग देख लें। अब जैसे इस फिगर में आपने देखा है कि ये सरफेस है, जैसे कि कोई भी सरफेस है, टेबल है, ग्राउंड है, कुछ भी है, एक ब्लॉक रखा है, मान लीजिए एक ब्लॉक रखा है, उस ब्लॉक का जो उसका अपना भार होगा, जिसको हम लोग कहते हैं W=mg, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उसका भार जो है परपेंडिकुलर जस्ट डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना ब्लॉक का भार होगा, जिस वेट से वो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा होगा, ग्राउंड की तरफ से भी उतना ही फोर्स जस्ट प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन के रूप में उस ब्लॉक पर लगेगा। ठीक है, तो ये होता है कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन का रूप। नॉर्मल फोर्स इज़ the force exerted by the ground or other object that prevent other object from going through it। यानी कि जो ब्लॉक रखा है वो ग्राउंड पे जितना फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन में ग्राउंड भी उस ब्लॉक के अपोजिट फोर्स लगाता है। ठीक है, ताकि ये जो ब्लॉक है वो मूव डाउन। ठीक है, अब उसके बाद अ ब्लॉक दैट रेस्ट अपॉन द ग्राउंड इज पुल्ड इन अ डायगोनल डायरेक्शन अप टू द राइट। यानी कि अगर इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचना है तो एक डायगोनल डायरेक्शन में आपको फोर्स लगा के इनको खींचना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल जैसे कि राइट डायरेक्शन में खींचा है ना, डायगोनल डायरेक्शन अप, यानी कि इस तरह से जो फोर्स का एरो है वो डायगोनल डायरेक्शन अप एंड टू द राइट, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं, कि जब कोई ठोस समतल यानी कि प्लेन सरफेस पे रखी जाती है तो ठोस का जितना भार होता है उतने ही बल से ठोस सतह पर दबाव डालता है, यानी कि फोर्स लगाता है। सतह की भी ठोस पर प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जो उसका सरफेस है उस ब्लॉक पे यानी कि सॉलिड ठोस पे जो है उसका रिएक्शन होता है।
जितने बल से ठोस सतह पर दबाव डालता है नीचे दबाव, उतने ही बल से सतह प्रतिक्रिया ठोस के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती है। इसी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और अभिलंब रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रैक्शन नॉर्मल रिएक्शन देख लिए, अब लिमिटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, द अमाउंट of fraction that can be applied between two surface is limiting if the forces acting on body are made sufficiently great, the motion will occur। यानी कि जब लिमिटिंग फ्रैक्शन कहती है, जब दो सतह आपस में अगर खाती चलती हैं, ठीक मैं बता रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी अप्लाइड बिटवीन टू सरफेस, यानी कि दो सरफेस हैं, जैसे कि सॉलिड सरफेस हो गया और ग्राउंड का सरफेस हो गया, लिमिटिंग एंड फोर्सेस एक्टिंग अपॉन बॉडी इज सफिशिएंटली ग्रेट। जो फोर्स है जो बॉडी पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और उसकी वजह से वो क्या होता है, जब फोर्स जो है ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है तो वो क्या होता है, द मोशन विल अकर, यानी कि उसमें गति स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसमें गति आ जाती है। हेंस वी कैन डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जब कोई वस्तु सरफेस में रखी है, आप उसको बोल सकते हैं कि वो वस्तु जो स्टैटिक यानी कि स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था का मैक्सिमम जो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि वो फ्रिक्शन फोर्स जिसके बाद से वस्तु के अंदर मोशन स्टार्ट होने लगता है, यानी कि वस्तु स्थिर है, स्थिर से वो मोशन में आने लगता है, तो जब उसी जो पॉइंट है, जो लिमिट है उस फोर्स के स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू n, वेयर द F is limiting friction, mu is the coefficient of limiting friction और n is the normal force, यानी कि जो उस पर हम नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लगाने से उस बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो दूर होता है और उसके बाद से उस बॉडी में मोशन जो है आने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है F इक्वल टू म्यू इंटू n, और म्यू जो होता है कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, और ये अलग अलग मटेरियल के लिए जो कोफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा कोफिशिएंट उतना ही ज़्यादा होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा कोफिशिएंट उतना ही कम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो उसके नियम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के नियम हैं, वो क्या बोलते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ ऑलवेज अपोजिट। ये चीज़ हमने पहले बताया था कि जब हम कोई सरफेस है, सरफेस पे बॉडी रखी है, उस पर अगर कोई फोर्स लगाया जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स हो गया ये फोर्स। ठीक है, या इसको हम पावर कर ले कि हम पावर लगा रहे हैं तो पावर लगाने से हम इससे पुल करते हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द टू सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दो सरफेस, बॉडी का सरफेस है और एक ग्राउंड का सरफेस है, इन दोनों बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा टेंजेंशियल काम करेगा, एक दूसरे के जस्ट टेंजेंशियल यानी कि लंबवत काम करेगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड लॉ क्या बोलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन F है, ठीक है, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन F है और नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस है, और मान लो एक नॉर्मल फोर्स हमने मान लिया, नॉर्मल फोर्स को हमने P से डिनोट कर दिया, तो नॉर्मल फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन द मटेरियल। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमने पहले बताया था, ये मटेरियल किस चीज़ का मटेरियल बना है, कितना रफ मटेरियल है, कितना स्मूथ मटेरियल है,
ये उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सरफेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट एंड द स्मूथनेस, यानी कि जो मटेरियल का नेचर है या मटेरियल किस चीज़ से बना है या उसको कितना स्मूथ किया गया है और कितना रफ़ है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किसका, लिमिटिंग फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, या मतलब लिमिटिंग फ्रैक्शन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। द लिमिटिंग फ्रैक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस। लिमिटिंग फ्रैक्शन हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो उसके एरिया या शेप पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो कोई राउंड शेप में है, कोई ऑब्जेक्ट राउंड शेप में है, ट्रायंगल शेप में है या किसी भी शेप में हो, या एरिया उस पे डिपेंड नहीं करता। क्या है, जो लिमिटिंग फ्रैक्शन है उन पे डिपेंड नहीं करता, ये उनके आकार और क्षेत्रफल से क्या होता है, फ्री होता है, मुक्त होता है, ठीक है। ये हमेशा डिपेंड करता है किस पे, जो सरफेस का नेचर है उस पर कि कितना रफ़ है, कितना स्मूथ है, और स्थिति पर कि वो कैसा रखा गया है, टेंजेंशियल रखा गया, थोड़ा सा एंगल में रखा गया है या किस चीज़ पे रखा गया, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी जो है उनके शेप या क्षेत्रफल या एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गया लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज अ वैल्यू दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट आर इन्वॉल्व, ठीक है। यानी कि यह कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या बोलता है कि ये दो फोर्स पे काम करता है, दो पे, ठीक है। किस पे? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब टू ऑब्जेक्ट क्या है कि एक दो, पहली बात एक तो सरफेस मान लीजिए, आपका सरफेस है, ठीक, फिर एक ब्लॉक है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट में डिपेंड करता है, और उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन यानी कि इसका भार कितना हो और सरफेस कितना भार लगाती है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम सीधे सीधे भाषा में पढ़े तो ये बोलो कि दो सतहों के मध्य जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो बल होता है उनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज शोन बाय F इक्वल टू म्यू इंटू आर। In that equation F is the friction force, mu is the coefficient of friction and R is the normal force, ठीक है। तो म्यू की जब वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली F बाय R इक्वल टू होगा म्यू, ठीक है। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है मटेरियल पे, है कि वो कितना रफ़ है, कितना स्मूथ है, और उनके बीच में जो दो सरफेस हैं जब स्लाइड करते हैं उनके बीच में सरफेस कैसा है इस पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नो, अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब किस एंगल पे कितना हमको रिजल्टेंट फोर्स लगाना होता है, यहाँ वो देखेंगे। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस डायग्राम में तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर काम कर रहा है, ये हमने पावर लगाया इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो किसका अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि हमेशा करता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जो हमारा फोर्स हमने जो लगाया टेंजेंशियली वो इस डायरेक्शन में हमारा लग रहा है। तो फोर्स जो है, ये जो हमने फोर्स इस पे लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लगेगा कैसे, तो फिर क्या करें? द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल फ्रिक्शन, ठीक है। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो यहाँ पे L लग रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन है उनके बीच का जो एंगल है, ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन R है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे R है और जो रिजल्टेंट फोर्स L लग रहा है, इनके बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर CA रिप्रेजेंट्स नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट C है, C और A है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन R, और CB इज़ द फ्रिक्शन फोर्स C से B, यानी कि यहाँ तक ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, एंड CL इज़ रिजल्टेंट, यानी कि ये और यहाँ L है,
तो C से L ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो टेंजेंट ऑफ एंगल इज अ फ्रिक्शन, क्या, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इन LAC, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इन्हीं के बीच में हम लोग देख रहे हैं LAC, हाँ। और यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले हम दो चीज़ देखेंगे, एक तो हमने क्या बोला, रिजल्टेंट, ठीक है, और ये R है नॉर्मल रिएक्शन, ये है फोर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमने निकाला ना, तो जो यहाँ पे हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है वही लाइन यहाँ पे भी है, यानी कि ये वाली लाइन और ये जो CB है ये आपस में इक्वल होंगे, ओके। तो अब जो है उसके बाद से जब हम निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, तो AL यानी कि यहाँ पे होगा क्या, AL और डिवाइड बाय AC, ठीक है। AL क्या है, यहाँ से यहाँ, जो कि इसके इक्वल है ये वाली लाइन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। और AC क्या है, A और C नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, यानी कि टेन इक्वल टू होता है क्या, तो LAC में देखेंगे, यहाँ पे हमने एंगल लिया है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है LAC में अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा हो गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो क्या था हमने पहले बताया था, वो AL और डिवाइड बाय AC, और ये हो जाता है AL इक्वल टू कितना, F, और AC इक्वल टू कितना हो गया, R, और F डिवाइड बाय R को ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखें तो tan थीटा इक्वल टू हो गया म्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से आया, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल, जब फोर्स जो है फ्रिक्शन जब परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ब्लॉक के ऊपर जो भार है जो ग्राउंड पे लग रहा है वो W जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और P जिधर हम पावर लगाते हैं उधर हम P, और जस्ट पावर के अपोजिट में होता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो कि हमेशा पावर के अपोजिट में लगता है। तो P इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर टू पुल, F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, R नॉर्मल रिएक्शन, जो W है वेट ऑफ सॉलिड, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन सरफेस एंड सॉलिड, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि सरफेस पे हमने ब्लॉक रखा, तो जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, वो फोर्स के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर लगाया जाता है, ओके। फिर हम लोग जो पावर ब्लॉक को पुल करने के लिए हम लगाते हैं, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, इफ़ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड टू द अप्लाइड फोर्स देन सॉलिड विल नॉट मूव, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो पावर हम इस पे लगाए हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके बराबर हो जाता है, यानी कि P इक्वल टू F जब तक रहता है, या कि F ग्रेटर देन और इक्वल टू P होता है, तब तक तो ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं होता, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक के रखता है, ओके। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सॉलिड इज इन अपोजिट डायरेक्शन,
यानी कि R इज इक्वल टू W, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब उसके बाद से हम फ्रिक्शन फोर्स को जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना होता है, म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू इंटू आर, यानी कि F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये हमने देखा है। ओके, देन नेसेसरी फोर्स टू मूव द सॉलिड, यानी कि जो F है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि F इज इक्वल टू P। मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे मूव करने के लिए P इज इक्वल टू F हॉरिजेंटली, मैं हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, P। और यहाँ पे देखा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जो ब्लॉक है उसका भार। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, जो कि हम लोग अभी पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। अब जो है F जो है वो किसके बराबर है, P के बराबर है, यानी कि जो हम पावर लगाएंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, देन नेसेसरी फोर्स टू मूव द सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड को मूव करने के लिए नेसेसरी फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा। P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो P इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। यह होता है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द फोर्स अप्लाई टू द हॉरिजेंटल, यानी कि जब फोर्स जो है हॉरिजेंटल होगा, यानी कि सरफेस है, सरफेस पे ब्लॉक रखा है और ये हॉरिजेंटल है, तो जो P होगा वो F के बराबर होगा और F इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू आर। अब हम लोग देखेंगे जब एक एंगल के द्वारा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक एंगल, अब हम एंगल के द्वारा हम लोग लगा देखेंगे। तो एंगल जो है, जब हम लोग ब्लॉक को पावर लगाते हैं तो एक ज़रूरी नहीं कि हम लोग हॉरिजेंटल, एक जब एंगल के साथ हम लोग पावर लगाते हैं तो फिर हमारा कितना पावर यूज होगा या ज़रूरत पड़ेगी इसको ब्लॉक को मूव कराने में अपोजिट टू द फ्रिक्शन फोर्स। अब हम देखते हैं क्या, हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द फोर्स इज इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स। यहाँ आप देख ही सकते हैं डायग्राम में, ब्लॉक है, ब्लॉक का भार W नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, भार के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। P F जो है वो फ्रिक्शन फोर्स P के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो P है वो एक एंगल के साथ रिजल्टेंट P यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इस रिजल्टेंट जो P है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ P cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ P इक्वल टू P sin थीटा। अब हम लोग इसको फिर कैसे इसका टोटल पावर निकालेंगे, यहाँ से हम लोग देखते चलें। नाउ अब हम लोग निकालेंगे टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मतलब जो कि आपको बता दूं, जो कि इन डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहे, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। और टोटल वर्टिकल फोर्स की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन हो सकता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो टोटल फोर्स ये इसको हम लोग निकालेंगे और फिर टोटल फोर्स ये वर्टिकल कंपोनेंट में निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टोटल फोर्स हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे F है, ठीक है, तो F एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, P cos थीटा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये F है तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है तो साइन चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे P cos थीटा इक्वल टू 0। ये देखा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जब ये हम 0 की साइड लेके जाएंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा P cos थीटा। ये बात समझ में, ये हो गया टोटल कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स में कौन कौन से आ रहे हैं, एक चीज़, एक तो ये R है सेम डायरेक्शन में,
पी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में है और डब्ल्यू जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल हॉरिजेंटल अगर फोर्स हम लोग निकालेंगे तो हमारा निकलेगा आर प्लस पी साइन थीटा प्लस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो आर प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, या अब हम यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन हम निकाल दें तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लेके चलते हैं तो हो जाता है पी साइन थीटा को भी हम इधर लें तो आर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग फिर से देख लें, हमने अभी निकाला आर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, और हम जानते हैं क्या कि F इक्वल टू होता है क्या म्यू इंटू आर। ओके, यानी कि म्यू इंटू आर यहाँ पे देखा, और F की वैल्यू हमने अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या निकाला था, F इक्वल टू पी कॉस थीटा। दो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। अब इन दोनों वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे जो है इस इक्वेशन में। ठीक है, F म्यू इंटू आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे इसमें, म्यू को तो रहने देंगे और F की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा क्या, P कॉस थीटा इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में आर की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू इंटू पी साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब हम जितने भी थीटा हैं, पी के जो पावर है, हमको मेन पावर निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। तो पी साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग एक साइड ले लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस जो है साइन वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा पी कॉस थीटा प्लस म्यू पी साइन थीटा, ये एक साथ हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, म्यू इंटू डब्ल्यू। अब इसमें P कॉमन है तो हम P जो है बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारा P कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। समझ में आ गया। अब P की वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट इस वाले पोर्शन को म्यू इंटू डब्ल्यू के डिवाइड कर देंगे, तो हमको हमारी P की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या निकला, म्यू डब्ल्यू डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमारी जो है, जब हम कोई एंगल बनाते हुए हम पावर लगाते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम ट्रॉली खींचते हैं, ठीक है, सूटकेस ट्रॉली खींचते हैं, तो उस टाइम भी हम एंगल बनाते हुए पावर लगाते हैं। तो हमारा जो टोटल पावर निकलेगा, कितना पावर हमारा निकलेगा, वो जो पावर होगा वो इतना होगा। जब हम किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ एंगल बनाते हुए हम पावर लगाते हैं, तो हमारा टोटल पावर जो आएगा वो इस फार्मूले के बेस पे आएगा। और ये फार्मूला कहाँ से निकला, ये आपको समझ में आया क्या होगा अभी तक। तो इस चैप्टर में जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही, यहीं तक है, ठीक है। आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखें, और बुक है, बुक से आप ज़रूर वीडियो और बुक साथ में लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और उसके बाद से इससे रिलेटेड जो है आप जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज तक इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही।